ये हो गई है सर। कंटेंट हमारा ये है कि हमने आज देखना है कि कौन कौन सी ऐसी रेशियोज हैं जिनको देख के एक इन्वेस्टर को एनालिसिस करना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि वो इन्वेस्ट करे या ना करे। तो मेरी कोशिश है कि हम इस क्लास को विद इन हाफ एन आवर इस पर ख़त्म करते हैं क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से बैठे हो। अब अगर मैं आपको थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें बताऊं तो आप लोग नोट करते जाइएगा। मैं फिर इनके फॉर्मूलाज पे आता हूँ। देखिए, हम जब भी एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है ये देखना कि उसने किस कंपनी में और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये चीज़ें तय करने के बाद उसे ये देखना पड़ता है कि वो जो इन्वेस्ट कर रहा है क्या वो पैसा उसका ज़ाती अपने घर से आ रहा है, अपनी इक्विटी से इन्वेस्ट कर रहा है, मेरी मुराद ये है यहाँ पे, या वो किसी न किसी डेट या किसी न किसी कंपनी की फाइनेंसिंग को लेके इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी एक इन्वेस्टर अपनी कंपनी में या आप खुद एज एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वो कोई कर्ज लेके इन्वेस्ट करता है तो उसकी वो कर्ज वाली अमाउंट को फाइनेंस में हम लोग नाम देते हैं फाइनेंशियल लेवरेज का। और इसका अर्निंग्स पर एक ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ता है कि जितनी आपकी फाइनेंशियल लेवरेज की परसेंटेज चेंज होती है, ये माना समझा और देखा जाता है। आप लोग इसके एनालिसिस करके भी देख सकते हैं आज की क्लास के बाद कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल लेवरेज के चेंज होने से आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, एसेट्स की एक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि बिजनेस में फाइनेंस करते हुए आपको ये ख्याल करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करते हुए ये ख्याल करना चाहिए कि आप कितना एक डेट का पैसा लेके इन्वेस्ट कर रहे हो और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो थ्रू द डेट आप उसको फाइनेंशियल लेवरेज का नाम देते हैं। और बिजनेस में जब भी आप फाइनेंसिंग करेंगे, फाइनेंसिंग से मेरी मुराद ये है कि आप पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये भी देखना होगा कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो आप डेट लेके कर रहे थे या डेट और इक्विटी का मिक्स बना के कर रहे थे, उसमें डेट के ऊपर पे की जाने वाली कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको दोबारा वो कॉस्ट इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट वापस भी करनी है। जब तक आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ द अर्निंग्स नहीं आ रही होंगी आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, तो आप उस डेट को वापस करने की पोजीशन में कैसे आएंगे? बजाय इसके कि आप बैंकरप्ट हो, आपका ऑब्जेक्टिव तो था कि आप अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करेंगे, इसीलिए तो आपने इन्वेस्ट किया था। तो तब आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर फिक्स्ड अमाउंट में 2 लाख रुपए पर मंथ वापस कर रहे हैं ऑन द इंटरेस्ट, तो 2 लाख रुपए आपको आपका कंपनी का पोर्टफोलियो रिवार्ड भी कर रहा है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट करके अपनी फाइनेंसिंग को रीपे कर रहे होंगे किसी फिक्स्ड फॉर्म में, तो हम उन्हें नाम देते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज का, कि आपने इन्वेस्ट करने के बाद अपने बिजनेस को ऑपरेट किया, उस ऑपरेशन से जो अर्निंग की, उस अर्निंग से आपने वापस किया, वो आपकी क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग लेवरेज कहलाता है। इसीलिए ये अर्निंग पे भी असरअंदाज होता है कि आप फ़ौरन अर्न करते हैं, फ़ौरन अपने बिजनेस से निकाल के अपने इंस्टीट्यूशन को जहाँ से आपने फंड्स बोरो किए हुए हैं वहाँ पे आपको वापस कर रहे होते हैं। यही बात है जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जैसे जैसे आपकी कंपनी की अर्निंग्स चेंज होंगी वैसे वैसे आपकी कंपनी की पे की जाने वाली ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट पे असर पड़ेगा। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से मुराद क्या है कि आप जो लोन लेके उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर असर पड़ेगा। और जैसे ही उस पर असर पड़ेगा तो कंपनी की नेट इनकम और नेट सेल भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, वेरिएट होगी, उसमें तब्दीली आएगी। तो इसीलिए फिक्स्ड रेट के इस्तेमाल को भी हम यहाँ पे एज अ इंटरेस्ट कंसीडर करते हुए लेवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और हम जब इस पे बात करते हैं तो ये भी हमें समझ आती है कि अगर फर्म की बोरोड फंड्स पे, अगर एक फर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने बोरोड फंड्स पे ज़्यादा अर्न करती है, तब हम कह सकते हैं कि आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, वो ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस कंपनी में और आपने जो अमाउंट बोरो करके इन्वेस्ट किया था, आपके इंटरेस्ट रेट की निस्बत आपकी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फेवरेबल या ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि आपको ये रीपे करने की
पोजीशन में नहीं ला रही। इसीलिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो विद द रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो हमने डेट का देना है उसके मुकाबले में हमारी अर्निंग कैपेसिटी क्या है या डिग्री ऑफ अर्निंग क्या है। तो जब भी हम डिग्री ऑफ अर्निंग की बात करेंगे तो उसके लिए एक टिपिकल सा फॉर्मूला यूज होता है कि आप डिग्री ऑफ अर्निंग को या इस सारे फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए आप परसेंटेज चेंज इन इनकम को डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे, जिससे आपको ये इंडिकेशन मिलती है कि आपकी कंपनी की डिग्री ऑफ अर्निंग क्या है विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपेंसेस या विद रिस्पेक्ट टू योर रीपेमेंट्स जो कि आपने एक डेट पे वापस कर दी है। तो ये तब वर्क करेगा और इसमें ये ज़रूरी है कि जब भी आप डिग्री ऑफ अर्निंग या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को फाइंड करें तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में कुछ आइटम्स नहीं होने चाहिए, तब ही ये एक्टिव होगी। वरना जो भी आप फिगर्स ले रहे होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे, वो आपके एनालिसिस में इंडिकेशन ठीक नहीं देंगे, वो प्रॉब्लमेटिक होंगे या वो मिसलीडिंग फिगर्स हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए डिग्री ऑफ अर्निंग को फाइंड करने के लिए, वो हम ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ भी चुके हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जिनमें सबसे पहले हमारे पास मिनॉरिटी शेयर्स की जो अर्निंग है वो नहीं शामिल होनी चाहिए हमारी इनकम स्टेटमेंट में। नंबर 2, इक्विटी इनकम भी हमारी यहाँ पे शामिल होनी चाहिए। जब भी हम डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट को, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को फाइंड कर रहे हो, उसके साथ साथ कुछ नॉन रिकरिंग आइटम्स हैं जिनमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस पे भी हमने बात की थी, ये भी शामिल नहीं होने चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे हमने बात की थी, ये भी शामिल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चेंज आया, उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चेंज की वजह से जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पे इम्पैक्ट पड़ा, वो भी हमारी इनकम स्टेटमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए। तब ही जाके हम डिग्री ऑफ इनकम को सही तरीके से फाइंड कर सकते हैं या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को सही तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें रिसीव होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को फाइंड डिवाइड करके अर्निंग बिफोर टैक्सेस पर। और हमें पता चलता है कि हम इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टर कर चुके हैं अपनी कंपनी में, उस पर हमें कितना रिवार्ड रिसीव हुआ और क्या उस आने वाले रिटर्न से हम रीपे करने की पोजीशन में हैं या नहीं, ये भी हमें यहाँ पे देखना होगा। इसीलिए ये तो होगी एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करने के लिए, जिसे हमने डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का नाम दिया। दूसरे नंबर पे एक इन्वेस्टर को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सोचने वाली लगती है वो ये है कि वो अर्निंग पर शेयर देखता है, क्योंकि एज एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर उसने इन्वेस्ट करना होता है आपकी स्टॉक मार्केट में। और जब वो स्टॉक मार्केट में वाया शेयर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके एक शेयर पे कितनी अर्निंग जो है वो रिसीव कर रहा है, और बाद में फिर वही एक शेयर की अर्निंग आपके टोटल शेयर्स ऑफ द इन्वेस्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर नेट रिटर्न दे रही होती है, जिसके ऑब्जेक्टिव पे वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है। कैसे फॉर एग्जांपल मुझे नेट रिटर्न एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो वो एक साल में 1 करोड़ रुपए उसी सूरत में ही आएंगे जब एक साल में 10 शेयर्स के हिसाब से 10 लाख रुपए एक शेयर रिवार्ड कर रहा होगा। और अगर नहीं कर रहा होगा तो आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, फिर अल्टीमेटली वो इन्वेस्टर उस इन्वेस्टमेंट से सेटिस्फाइड फील नहीं होता, वो किसी और अच्छे ऑप्शन को ढूंढना शुरू कर देता है। तो ये सारी बात उस इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करने के लिए ईपीएस की है, अर्निंग पर शेयर की है। जब तक अर्निंग पर शेयर उसको खातिर खा रिवॉर्ड नहीं कर रही होगी तो अल्टीमेटली वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो एक ऐसा बर्ड होगा जो कि अल्टीमेटली क्विट करके किसी और कंपनी में जाके अपना बिजनेस ढूंढ रहा होगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर की क्या पोजीशन है और वो उसको किस तरह रिवॉर्ड करेगी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो इसीलिए जब अर्निंग पर शेयर को हम अगर टर्म आउट करें तो उसमें ये कि द अमाउंट ऑफ इनकम दैट कैन बी अर्नड ऑन द कॉमन शेयर्स, वो अमाउंट जिसे हम कॉमन शेयर्स पे अर्न कर सकते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, हम उसे अर्निंग पर शेयर का नाम देते हैं। और ये अर्निंग पर शेयर कॉमन स्टॉक के हिसाब से अर्निंग पर शेयर ऑफ द कॉमन स्टॉक कहलाती है, प्रेफर्ड स्टॉक के हिसाब से
अर्निंग पर शेयर ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक कहलाती है। और इसको फिर हम रिपोर्ट करके अपने इनकम स्टेटमेंट की बेसिस पे अपने फर्दर एनालिसिस में लेके जाते हैं, जो कि इन्वेस्टर लेवल पे किया जाता है। फॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि कभी-कभी हमें इस अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब भी हम ऑडिटेड रिपोर्ट्स को देखते हैं तो उसमें ये एंड पे किसी न किसी स्टेटमेंट के अंदर ज़रूर मौजूद होती है, तो हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। और अगर ये मौजूद ना हो और हमें कैलकुलेट करनी पड़े, तो उसमें हम जब भी हम कॉमन शेयर्स की अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि हम नेट इनकम में से प्रेफर्ड स्टॉक्स के डिविडेंड को माइनस करेंगे और इस पूरे आंसर को हम डिवाइड कर देंगे कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग के नंबर्स पे, नंबर ऑफ द कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब भी हम अर्निंग पर शेयर ऑफ द कॉमन स्टॉक्स को फाइंड करेंगे, तो हम नेट इनकम में से प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड को माइनस कर देंगे और माइनस करके जो भी इसका टोटल आंसर आएगा, उस टोटल आंसर को हम डिवाइड करेंगे कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग के नंबर्स पे, नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि एनालिसिस में एक इन्वेस्टर अपने एनालिसिस में यूज करता है, ये देखने के लिए कि उसको एक शेयर पे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है या वो एक शेयर पे कितना अर्न कर रहा है। तीसरा सबसे अहम पॉइंट जो है वो हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो है, जिसमें एक रिलेशनशिप चेक किया जाता है कि आपकी शेयर्स की प्राइस क्या है और आपकी कंपनी के शेयर्स की प्राइस के मुताबिक अर्निंग क्या है। यहाँ प्राइस से मुराद मार्केट प्राइस है कि किस मार्केट प्राइस पे आपने उसको बोरो किया, बाय किया, और उसके मुताबिक आपने ये देखना है कि आपको उस प्राइस के हिसाब से अर्निंग कितनी हो रही है। सो इसीलिए इसको टर्म आउट किया जाता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एक प्राइस पे 10 रुपए पे आपने शेयर को बाय किया, वो आपकी मार्केट प्राइस थी, और उस प्राइस पे आपको फिर अर्निंग हुई 2 रुपी की, तो हम इस रेशियो को प्राइस विद कंपैरिजन टू द अर्निंग, प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। सो हम जब भी इसको फाइंड करेंगे तो बिल्कुल आसान सा फार्मूला है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर will be divided by the earning per share. Market price of the share will be divided by the earning per share. अब इसको प्राइस अर्निंग रेशियो का नाम देंगे। ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक इन्वेस्टर अपनी एनालिसिस में यूज करता है। अगेन एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एक इन्वेस्टर को अपने एनालिसिस में देखना होता है कि एक कंपनी को अपने सर्वाइवल के लिए कितनी अर्निंग जो है वो रिजर्व्स में रख रहा है, ताकि या वो अपने पास रिटेन कर रहा है जिसको वो मुस्तकबिल करीब या बईद में जाके यूज करे, तो वो अपनी फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा कर सके, बजाय इसके कि उसे कहीं से लोन लेना पड़े या बैंक होना पड़े। तो जो पैसा एक इन्वेस्टर या एक बिजनेस कंपनी अपने पास रिटेन करती है, हम उसको आम इस्तेलाह में रिटेन अर्निंग का नाम देते हैं। इस रिटेन अर्निंग को हम जब फाइंड करेंगे कि एक कंपनी ने कितनी रिटेन अर्निंग रखी, क्योंकि इन्वेस्टर का मोटिव क्या है, इन्वेस्टर का मोटिव ये मैं इन्वेस्ट करूं, मेरा पैसा ना डूबे। अगर पैसा डूबने की हालत आती है तो क्या कंपनी उसको वापस करने की पोजीशन में है? और अगर वापस करने की पोजीशन में होगी तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा जो स्टडी किया जाता है वो रिटेन अर्निंग किया जाता है, क्योंकि उसी रिटेन अर्निंग से ही आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स की पेमेंट को रीपे किया जाता है, और उसके बाद भी अगर पैसा कम पड़ जाए तो फिर उनके एसेट्स को सेल आउट करके फिर रीपे किया जाता है। सो इसीलिए ये रिटेन अर्निंग रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो स्टडी करना है क्योंकि उसको ये देखना होता है कि अगर उसके यहाँ पे कंपनी को डिफॉल्ट हो जाता है, डिफॉल्ट रिस्क में कंपनी आ जाती है, तो उसकी रीपेमेंट कैसे होगी, रिटेन अर्निंग का बैलेंस सफिशिएंट है या नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में रिटेन अर्निंग की परसेंटेज को जब एक इन्वेस्टर देखेगा तो वो उसको जब फाइंड करेगा तो उसका फॉर्मूला ये है कि नेट इनकम को माइनस किया जाएगा कंप्लीट डिविडेंड में से, जितने भी डिविडेंड्स हैं उन सब में से नेट इनकम माइनस ऑल द डिविडेंड्स, प्रेफर्ड को भी जो दिया जा रहा है प्लस सारे के सारे डिविडेंड्स को नेट इनकम में से माइनस किया जाएगा, और इसका जो भी एक आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे दोबारा नेट इनकम पे। तो जो बैलेंस हमारे पास रिजल्ट होगा वो हमें इंडिकेशन देगा कि दिस मच परसेंटेज ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग इज अवेलेबल
इन द बास्केट ऑफ द कंपनी। ये वो खास रिटेन्ड अर्निंग है जो कि कंपनी के पास मौजूद है। सेकंड लास्टली एक और इम्पोर्टेंट भी पॉइंट है कि जब एक हम देख रहे हैं कि कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग क्या है, तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कंपनी का डिविडेंड पे आउट क्या है, कि कंपनी की डिविडेंड पे करने की पोजीशन क्या है, कितना स्पीडीली, कितना एक्टिवली और कितना टाइमली एक कंपनी डिविडेंड को पे कर रही है। तो डिविडेंड पे आउट की रेशियो को अगर हम फाइंड करें तो उसका जो रेशियो का फॉर्मूला है वो ये है कि डिविडेंड पर शेयर ऑफ द कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड ऑफ द कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे एक फर्क देखना बहुत जरूरी है। अगर ये देखा जाए कि देखिए एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टर दो किस्म के हैं, नंबर वन कॉमन, नंबर टू प्रेफर्ड। अगर हम डीपीओ को हम फाइंड कर रहे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो को हम फाइंड कर रहे हैं कॉमन स्टॉक से, तो हम डिविडेंड को सिर्फ वही अमाउंट लेंगे जो कि कॉमन स्टॉक की है। और अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक की बात कर रहे हैं तो हम वो अमाउंट लेंगे डिविडेंड की जो सिर्फ प्रेफर्ड्स को दी जा रही है। और इनकम स्टेटमेंट में ये दोनों डिविडेंड की हेडिंग के नीचे अलग अलग लिखी हुई होती है। नहीं लिखी होती तो ये नोट्स में जरूर मौजूद होती है, ऐसा नहीं होता कि ये मौजूद ना हो। अगर हम ये देख रहे हैं कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो टोटल क्या है, तो फिर उसमें प्रेफर्ड भी सॉरी मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम डिविडेंड यील्ड के फॉर्मूले को देखें तो इसमें हम कॉमन शेयर्स को के डिविडेंड को डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमन शेयर्स पे। अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि अगर हम डिविडेंड यील्ड टोटल बेसिस पे फाइंड कर रहे हैं तो हम डिविडेंड ऑफ द टोटल स्टॉक्स को डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस ऑफ द टोटल शेयर्स। अगर हम डिविडेंड यील्ड को फाइंड कर रहे हैं सिर्फ कॉमन स्टॉक के हिसाब से, तो हम डिविडेंड यील्ड ऑफ द कॉमन स्टॉक डिविडेंड को डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमन डिविडेंड्स पे। अगर हम डिविडेंड यील्ड फाइंड कर रहे हैं सिर्फ प्रेफर्ड स्टॉक का, तो हम क्या करेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड को डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक्स। तो ये 4 से 5, ये 5 से 6 वो इम्पोर्टेंट रेशियोज हैं जो कि एक इन्वेस्टर को अपने कंपनी के अपनी इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस में इन्वेस्ट करने से पहले, इन्वेस्ट करने के दौरान या इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करने करते वक्त स्टडी करनी पड़ती है या देखनी पड़ती है। उसे देखना पड़ता है कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, उसे देखना पड़ता है कि जो वो इन्वेस्ट कर रहा है उस पर उसको रिटर्न कितना मिलेगा, क्योंकि उसने अल्टीमेटली भी किसी के पैसे वापस करने हैं। उसे देखना पड़ता है कि वो जो अर्न कर रहा है उससे उस इन्वेस्टर के अपने गोल्स सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं। उसे देखना पड़ता है कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में डूब जाए तो कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग की क्या पोजीशन है, कंपनी के एसेट्स की क्या पोजीशन है। उसे देखना पड़ता है कि कंपनी की अर्निंग करने की स्पीड क्या है, जिसके लिए उसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को देखना पड़ता है। उसे देखना पड़ता है कि कंपनी अर्न भी कर रही है, एसेट भी ठीक है, रिटेन अर्निंग्स भी ठीक है, फिर भी डिविडेंड नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही, पे आउट रेशियो क्यों कमजोर है, ताकि वो अपने बेहतर डिसीजन कर सके। अगर डिविडेंड कंपनी पे कर रही है तो डिविडेंड पे करने से उसकी अपनी नीड्स किस तरह सेटिस्फाई हो रही है। उसे देखना पड़ता है कि कंपनी के पे आउट के साथ साथ उसकी कंपनी की खास तौर पे अर्निंग पर शेयर किस तरह चल रही है, क्योंकि एक ही शेयर की बेस पे उसको फिर अपने बास्केट ऑफ द फंड्स की सारी अर्निंग कैलकुलेट करनी होती है। उस इन्वेस्टर को देखना पड़ता है कि एक
लेकिन कंपनी अपने ऑपरेशंस से प्रॉफिट अर्न करके उसको डिविडेंड में किस तरह कन्वर्ट करती है, जिससे डिविडेंड यील्ड हमारे सामने आता है। और वो डिविडेंड यील्ड 3 मुख्तलिफ लेवल पे किस तरह काम कर रहा है, प्रेफर्ड पे किस तरह कर रहा है, कॉमन पे किस तरह कर रहा है और टोटल पे किस तरह कर रहा है। अगर वो इन्वेस्टर प्रेफर्ड शेयर होल्डर है तो वो अपनी प्रेफर्ड शेयर होल्डिंग की टर्म्स में जाके उसको स्टडी करेगा। अगर वो शेयर होल्डर कॉमन शेयर होल्डर है तो वो उसको कॉमन लेवल पे स्टडी करेगा। अगर वो शेयर होल्डर प्रेफर्ड शेयर होल्डर भी है और दूसरे साइड पे कॉमन शेयर होल्डर भी है, तो उसे दोनों को लेके टोटल के लेवल पे डिविडेंड यील्ड के हिसाब से स्टडी करना होगा। तो ये 5 से 6 रेशियोज वो इम्पोर्टेंट रेशियोज हैं जो कि एक इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट के दौरान किसी भी कंपनी की सेटिंग में जाके स्टडी करनी पड़ती है कि उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से लेके चले जिससे उस कंपनी में उस इन्वेस्टर का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक हो। इसीलिए ये अर्निंग पर शेयर की रेशियो या डिविडेंड पर शेयर की रेशियो, डिविडेंड यील्ड की रेशियो, पे आउट की रेशियो, रिटेन्ड अर्निंग की रेशियो या डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज, ये 6-7 रेशियोज जो है वो इसलिए स्टडी की जाती हैं कि हम देख सकें कि एक इन्वेस्टर को किस हद तक रिवार्ड मिल रहा है। अल्टीमेटली अगर वो इसमें बेहतर फील करता है तो वेल एनफ, अगर नहीं करता तो उसको फिर इसमें जाते हुए अपने डिसीजंस को स्पेक्युलेट करना पड़ता है या वो अपने डिसीजंस को बड़ा चेंज कर देता है। और कोशिश होती है उसकी कि वो यहाँ से लेके किसी और कंपनी में जाके इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसको इससे ज़्यादा बेहतर रिवॉर्ड मिल रहा हो। और यही वजह है कि कहा जाता है कि एक इन्वेस्टमेंट का बिजनेस जो मार्केट में है वो एक सेब के बाग की तरह है। आप जो ही उसमें घुसते हैं आपको एक बड़ा शानदार सेब नजर आता है, आपकी लालच बढ़ती है, आप चाहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा और मीठा सेब इंजॉय करूँ। आप 2 स्टेप आगे चले जाते हैं, वहाँ पे आपको और अच्छा सेब मिलता है, आप उसके बाद जाते हैं और अच्छा से सेब मिल रहा होता है। लेकिन ये भी एक लिमिट है, हर वक्त भी अच्छा सेब नहीं मिलता। तो एक इन्वेस्टर को अपनी लिमिट भी रखनी पड़ती है कि किस हद तक वो मैक्सिमम रिटर्न की तरफ जाए तो वो उसका फायदा ले सकता है, और कौन सी ऐसी हद होगी कि अगर वो क्रॉस करेगा तो बजाय अच्छे फायदे के वो ज्यादा रिस्क की वजह से अपने बिजनेस से हाथ धो बैठेगा। इसलिए ये 6-7 रेशियोज जो है वो यहाँ पे स्टडी करके एक इन्वेस्टर को हेल्प आउट करती हैं कि उसने किस तरह अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का एनालिसिस करके ये डिसाइड करना है कि इधर ही हैज टू स्टे और ही हैज टू गो टू द एल्सवेयर। सो ये इसलिए इन 6-7 चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया। जी रिजवान। सामने सर। जी बेटा। सर ये आपने क्लास में किया, किसी ने बताया नहीं कि आज क्लास थी। ये क्लास आज कब आपने बताया, कि किसने बताया? हमें तो किसी ने बताया नहीं कि आज क्लास है। ग्रुप में इन्फॉर्म ही नहीं किया। अपने सीआर से आपका पहले तो बताया आपको। सर सीआर है कोई नहीं है। वहाँ पे नहीं बताया आपको? किसी ने नहीं बताया, ग्रुप में इन्फॉर्म ही नहीं किया किसी ने। फिर मैं भी सोया उठा तो आगे क्लास हो रही है। नहीं हाँ, मैंने तो कल का बताया हुआ बच्चे। फिर किसको, मतलब किसको बताया, मतलब सीआर कौन है? बेटे मैंने राबिया को इंटीमेट किया। सर आप उसको राबिया को पानी बोल दें कि आगे इन्फॉर्म तो कर देना कि तुम्हारी क्लास है आज, किसी ग्रुप में तो इन्फॉर्म कर दें। ठीक है बता देते। सर मैंने इनको भी बताया कि सीआर ने शायद नहीं बताया था। तो सर इनके सीआर ने शायद नहीं बताया था, तो मैंने इनको भी इन्फॉर्म किया। ओके ठीक है। अच्छा जी, आज के इस कंटेंट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। आज की क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ ले। सर कोई